मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 6 अहम फैसलों पर लगी मुहर। बोनस एक्ट 1965 लागू। सीएम धामी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ। 6 जिलों की 484 महिलाओं को पहली किस्त में बांटे गए 3 करोड़ रुपए। देहरादून में किशोर उपाध्याय ने सीएम के सामने रखे टिहरी बांध योजना के प्रस्ताव। 1300 करोड़ की योजनाओं को सरकार ने दी मंजूरी। देहरादून में उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम पर मुख्य सचिव की बैठक। हेलीपैड, हेलीपोर्ट बढ़ाकर पर्यटन और यात्रा को बनाया जाएगा आसान। डोईवाला में दुकान में घुसी टेम्पो ट्रैवलर, हादसे में कोई घायल नहीं, पुलिस ने शुरू की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शिरोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई है। बता दें, इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिन पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। सबसे पहले बोनस एक्ट 1965 को फिर से लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को बोनस भुगतान की सुविधा फिर से मिलेगी। वहीं दूसरा, ईएसआई में 94 नए पदों को बनाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य और बीमार कर्मचारियों की सेवा बेहतर होगी। तीसरा, एंटी नारकोटिक्स एक्ट फोर्स में डीएसपी सहित 22 नए पद स्वीकृत किए गए हैं ताकि नशा रोकने में टीम मजबूत हो सके। चौथा, वन विभाग में शेष 589 श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने का फैसला लिया गया है। पांचवा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद योजना और मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद योजना जारी रहेगी, जिसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। और छठा, कारागार विभाग में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। बता दें, सचिव और मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया कि इन फैसलों से कर्मचारियों और विभागों में कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के विकास और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक मद और है हमारा, ये कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मद है। हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम और उन्नयन योजना एक चल रही है, जिसमें 2024 में भारत सरकार के स्तर से ये निर्णय लिया गया था कि इसको 2025-26 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसी के अतिरिक्त हमारे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य और उन्नयन योजना भी शुरू की गई थी। हमारी जो PMFME है उसमें 35% सब्सिडी मिलती थी और अधिकतम 10 लाख रुपए तक, और मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में 25% तक सब्सिडी मिलती थी 5 लाख रुपए तक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। इस योजना के तहत 6 जिलों की कुल 484 महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ 45 लाख 34,500 रुपए बांटे गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना महिलाओं के स्वाभिमान और संघर्ष का सम्मान है और यह महिला सशक्तिकरण की मिसाल साबित होगी। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि योजना तलाकशुदा, विधवा और एकल महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सरकार का उद्देश्य सिर्फ मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने लाभार्थियों महिलाओं से कहा कि उन्हें केवल दिखावटी सम्मान नहीं, बल्कि वास्तविक अवसर, आत्मविश्वास और
तरक्की के लिए खुला आसमान चाहिए। यह योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती के साथ साथ आत्मविश्वास भी देती है। इससे महिलाएं अपनी जिंदगी में नए अवसरों को अपनाकर स्वावलंबी और सशक्त बन सकेंगी। देखिए, अभी तक सरकारें महिला केंद्रित योजनाएं चलाती रही हैं, लेकिन महिला केंद्रित योजनाओं में एकल महिलाएं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास होता था कि वो उन योजनाओं से वंचित रह जाती थी, क्योंकि उनके पास में जानकारियाँ या उनके पास में अपने को आत्मनिर्भर करने योग्य क्षमता, उसमें कहीं ना कहीं अभाव दिखता था। निश्चित रूप से इसी समाज से लगातार सरोकार होने के नाते ये प्रेरणा मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला कि हो सकता है हमारे राज्य ने पहली ऐसी योजना जो कि एकल महिला केंद्रित योजना है, उसको आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के रूप में शुभारंभ हुआ है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने टिहरी बांध से जुड़ी कई योजनाओं के प्रस्ताव रखे थे। इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। बता दें, किशोर उपाध्याय ने बताया कि टिहरी बांध प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में बांध के माध्यम से प्रदेश के 73% हिस्से में पानी पहुंच रहा है। इसके अलावा टिहरी बांध राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर ध्यान में रखते हुए 1300 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है और सरकार ने इसके लिए धनराशि भी प्रदान कर दी है। मतलब इस दौरान उन्होंने कहा कि टिहरी बांध को पर्यटन के लिहाज से भी विकसित किया जाएगा। नई टिहरी में इसका चौथाई हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका है। हाल ही में आयोजित ओलंपिक खेल और एग्रो कार्यक्रम के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों से टिहरी को अलग पहचान मिलेगी। विधायक ने उम्मीद जताई कि इस परियोजना से न केवल राज्य को लाभ होगा, बल्कि वहां रहने वाले लोगों को भी रोजगार और अन्य आय के लिए भी अवसर मिलेंगे। वहीं टिहरी बांध अब पानी, अर्थव्यवस्था और पर्यटन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र बन जाएगा। आभारी हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। वो बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं और अच्छी बात यह है कि हम विधायकगण या हमारे खाली पार्टी के नहीं, कोई भी अगर उनके सामने कोई अच्छा विषय लेकर के जाता है तो उनको उसको स्वीकार करने में कोई परहेज और कोई गुरेज नहीं रहती है। टिहरी इस देश की जो पहले तो ये कहे कि पूरे देश के 73% लोगों को पानी के रूप में जीवन दे रहा है। अगर हमारा टिहरी बांध का पानी ना होता तो प्रयागराज में जो है कुंभ भी नहीं होता, लोग कीचड़ में जो है वो स्नान करते। दिल्ली में भी हम लोग आधी दिल्ली को पीने का पानी और सब पानी जो है वो टिहरी बांध से जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में उत्तराखंड एयर क्वालिटी स्कीम को लेकर बैठक आयोजित की गई। बता दें कि यह बैठक मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अधिकारियों ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। वहीं मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आदि कैलाश, नाभिडाग और जालीकौंग को हवाई सेवा से जोड़ा जाए। इसके अलावा सहस्त्रधारा से पूर्णगिरी तक हवाई सेवा जल्द शुरू करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजे जाएंगे। वहीं पर्यटन को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड और हेलीपोर्ट सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि राज्य में नए हेलीपैड और हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि
नैनी सैनी एयरपोर्ट को जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर किया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि हवाई सेवाओं को तेज गति से बढ़ाने के प्रयास जारी रखें। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के लिए यात्रा आसान और सुरक्षित होगी। बता दें कि ये खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में आज उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें हवाई कनेक्टिविटी की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई। बता दें कि कैलाश, नाबिडाग और जालीकौम को हवाई सेवा से जोड़ा जाए, इसका प्रस्ताव रखा गया। वहीं इसके साथ ही प्रदेश में हवाई संपर्क बढ़ाने के नए रास्ते खोजे जाएं, इसके भी निर्देश दिए गए। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड और हेलीपोर्ट सुविधाओं को बढ़ावा पर भी जोर दिया गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां चांदमारी इलाके में देर रात एक हादसा हुआ। बता दें भगत सिंह चौक पर विजय रावत की दुकान में एक अनियंत्रित टेम्पो ट्रैवलर घुस गया। जानकारी के अनुसार गाड़ी ने पहले दुकान का शटर तोड़ा और फिर सीधे अंदर घुस गई। इस हादसे में दुकान का सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। उधर स्थानीय लोग और पड़ोसियों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर डोईवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। उन्होंने गाड़ी को बाहर निकालने और दुकान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। और साथ ही दुकान मालिक विजय रावत ने बताया इस दौरान कि गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और उनसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन हादसा रोक नहीं पाए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने की मांग की है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है और जल्द ही जिम्मेदारों की पहचान कर उचित कार्रवाई करेगी। इस घटना ने इलाके में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। डोईवाला से एक हादसे की खबर सामने आई है, जहां भगत सिंह चौक पर विजय रावत नामक एक व्यक्ति की दुकान में एक अचानक अनियंत्रित टेम्पो ट्रैवलर घुस गया। जानकारी के अनुसार गाड़ी ने पहले दुकान का शटर तोड़ा, फिर सीधे अंदर घुस गई। इस हादसे में फिलहाल किसी की हाथाहाथ की कोई खबर नहीं आई है। इधर स्थानीय लोग और पड़ोसियों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। वहीं जैसी पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। उन्होंने गाड़ी को बाहर निकाले और दुकान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू की। इधर दुकान मालिक का यह कहना है कि गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन हादसा नहीं रुक पाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां कनखाल के एक जगतजीतपुर क्षेत्र से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। बता दें वीडियो में देखा गया है कि जंगली हाथी जो शांति से इलाके में गुजर रहा था, उसे एक युवक ने स्कूटी से जानबूझकर छेड़ा। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि युवक ने हाथी के पीछे से टक्कर जैसे हरकत की, जिससे हाथी ने पलटकर हमला करने का प्रयास किया। संयोग से युवक को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन यह मामला कुछ ही सेकंड में जानलेवा साबित हो सकता था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फिलहाल वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चिंता बढ़ रहा है। बता दें कि रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए ऐसी शरारत सभी के लिए गंभीर खतरा है। वहीं वन विभाग ने भी इस मामले पर चेतावनी दी है कि वन जीवों के साथ मजाक करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। केवल एक छोटी गलती भी भारी परिणाम दे सकती है। विभाग ने कहा कि रील और शरारत के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालना खुदकुशी के समान होता है। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि जंगली जानवरों के पास सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उनके साथ कोई शरारत ना करें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब देहरादून से है, जहां लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने आज विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। बता दें, धरना प्रांतीय संघ के आह्वान पर आयोजित किया गया था और कर्मचारियों की एक सूत्री मांग को लेकर किया गया। उनका कहना है कि पहले प्रमुख अभियंता स्तर के स्थानांतरण सीधे प्रमुख अभियंता के माध्यम से शासन को भेजे जाते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं और चाहते हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया में बदलाव किए जाएं। इधर अधिकारियों ने कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास शुरू किया है, जबकि कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो भविष्य में और बड़े आंदोलन की संभावना है। एक सूत्री मांग है केवल पारस्परिक स्थानांतरण। हमारे प्रमुख अभियंता महोदय के स्तर पर पारस्परिक स्थानांतरण होते हैं, लेकिन काफी लंबे समय से अनेकों वार्ता होने के बाद भी उनके द्वारा टाला मटोली की जा रही है। 9 तारीख से आंदोलन का चरणबद्ध आंदोलन निर्धारित हुआ है। 9 से 12 इसी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। 13 तारीख को प्रमुख अभियंता कार्यालय का घेराव होना है। उसके बाद 18 को सचिवालय घेराव तक हमारी ये मांग अगर पूरी नहीं होती तो सचिवालय घेराव का भी हमारा ये निर्णय है। अगर आजकल में कोई वार्ता नहीं होती है प्रमुख अभियंता महोदय से, सचिवालय घेराव भी होगा हमारा, वो कार्यक्रम में निर्धारित है। हमारे शादी के पारस्परिक स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे को शादी गढ़वाल में बचे, गढ़वाल वाले यहाँ बचे कुछ समय, क्योंकि पद गढ़वाल में थे या कुमाऊं में थे, तो उनका या हमारे कोई दूर जिलों में बचे हैं। क्योंकि अभी पारस्परिक एक्ट में भी पारस्परिक स्थानांतरण में यह है कि आप कभी भी प्रमुख अभियंता को पावर दी गई है कि आप कभी भी पारस्परिक स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण करके शासन को भेज दिए जा रहे हैं हमारे मामले। इसलिए हमारी मांग है कि हमारा पारस्परिक स्थानांतरण करें, उसके तभी हमारा आंदोलन समाप्त होगा। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर आ रही है देहरादून से, जहां बुधवार को दिन दहाड़े एक सनसनीखेज गोलीकांड सामने आया। अज्ञात हमलावरों ने तिब्बती मार्केट के पास अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे अचानक मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह वारदात तब हुई जब अर्जुन बाजार में थे। गोली चलने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस विभाग तुरंत जांच में जुटी। इधर घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने इलाके को सील किया है और आसपास के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जल्द खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये घटना है करीबन 10:30 बजे। एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति यहाँ पे आए थे और यहाँ पे अज्ञात हमलावरों ने उन पे गोली चलाई, तो उनको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उनको मृत घोषित किया गया है। तो कंसर्निंग यहाँ पे जिले के एसएसपी साहब यहाँ पे विजिट करके चले गए हैं और यहाँ पे एफएसएल की टीम ने भी यहाँ पे एविडेंसेस जो है उसको कलेक्ट कर लिया है और बहुत जल्दी हम इस घटना का खुलासा करेंगे और जो भी इनके पीछे जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको पकड़ के उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े अर्जुन शर्मा की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार पर कड़ा हमला बोला है। बता दें कि राजधानी की तिब्बती मार्केट के पास हुई इस वारदात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। गणेश गोदियाल ने कहा कि 1 महीने के भीतर 4 हत्याकांड होना स्पष्ट संकेत है कि हालात अब और ज्यादा खराब हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में खुलेआम गोली मारकर हत्या की जा रही है और अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने बताया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और लोगों के लिए सुरक्षा की मांग करेगी। रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण 1 महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना,
ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे, मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है अब नैनीताल से, जहां राजस्व न्यायालयों में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन नैनीताल ने आज कलेक्ट्रेट प्रांगण में धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया। बता दें, अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से कई बार मौखिक और लिखित रूप से शिकायत की, लेकिन समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ। इधर धरना और काम बंद करने के दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर उनकी मांगों का हल नहीं निकाला तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे उत्तराखंड की बात है वैसे, लेकिन हमने नैनीताल जिले को किया है क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हमने बहुत ही सामान्य सी मांगों के लिए कई बार ज्ञापन दे दिया, मौखिक आश्वासन, मौखिक निवेदन कई बार कर दिए। उसके बाद भी हमें पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत दिनांक 27 तारीख को हमें धरना दिया और हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो आज पूरा जिला बंद करने को हम विवश है। हमारी इसलिए मजबूर होना पड़ा, तहसील स्तर और प्रशासन स्तर पर इतना और भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं। और यहाँ फाइलें खो चुकी है और फाइलों में पेपर नंबर नहीं पड़े हुए और जो है तारीख पर तारीख दी जा रही, कोई वो नहीं है। टाइम पर रिपोर्टें नहीं आ पा रही है, टाइम पर डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें, यहां जिंदा महिला को मृत दिखाकर उसकी जमीन फर्जी तरीके से किसी और के नाम पर कर दी गई। यह मामला चक्राता तहसील के ग्राम मोहना कफना का है, जहां जिंदा महिला रानू देवी का जमीन कुछ लोगों ने उसके मरने का झूठा प्रमाण पत्र दिखाकर अपने नाम कराया और फिर आगे किसी को बेच दी। बता दी कि जब रानू देवी ने अपनी जमीन के दस्तावेज चेक करवाए तो उसे इस पूरी धोखाधड़ी का पता चला। रानू देवी और उसके पुत्र लंबे समय तक इस झूठ के कारण दर दर की ठोकरें खाते रहे। न्याय की तलाश में आज वे जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल के दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने जिलाधिकारियों से गुहार लगाई कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी जमीन सुरक्षित की जाए। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 दिन का समय दिया है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं रानू देवी की लड़ाई यह दर्शाती है कि जमीन संबंधी धोखाधड़ी अब कोई आम बात नहीं है। हमारी परेशानी ये है कि हमारी जो जमीन थी उस वजह से हमने मीडिया को ये बताना चाहा है कि जो हमारी पहले जमीन थी, कुछ तो भी पुरानी जमीन थी हमारी, वो बेच दी गई। तो हमारे जो उधर के लोग हैं उन्होंने फर्जी तरीके से वो जमीन बेच दी गई अपने नाम करके, जो कि उनमें उनका नाम था काड़िया और अगाड़ू, चेता और जयपाल। ये जमीन किसके नाम थी? ये जमीन मेरे दादाजी के नाम थी पहले, अगाड़ू के नाम थी। तो उन्होंने फर्जी तरीके से ये करवा के अपने नाम करवाई और दूसरों को बेच दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर विकासनगर से है, जहां सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास सिंचाई की गली का पानी सड़क पर बह रहा है। बता दें, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी पानी और कीचड़ की वजह से परेशान महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से पानी की गली टूटकर वहां बह रही थी, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है। इस वजह से बच्चे स्कूल आने जाने में फिसलने और चोट लगने का जोखिम झेल रहे हैं। इसी के चलते नगर पालिका के सभासद
अंकित जोशी ने सिंचाई विभाग के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अधिशासी अभियंता से मांग की कि टूटे हुए पाइप की मरम्मत तुरंत कराई जाए ताकि बच्चों और आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि स्कूल के बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं नगर पालिका और स्थानीय अधिकारियों से अपील की गई कि जल्द कार्रवाई की जाए। इधर स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग जल्द से जल्द टूटे हुए पाइप को ठीक करके रास्ता और स्कूल के आसपास की स्थिति को सुरक्षित बनाएंगे। ये हमारे वार्ड में सिंचाई विभाग की एक नहर है जो सरस्वती स्कूल तक जाती है। तो उसमें क्या है, पानी का जल भराव हो जाता है, जिस ओवरफ्लो के कारण उस रोड में पूरा पानी जमा हो जाता है, जिस कारण वहां के रहने वाले लोकल लोगों को भी बहुत ज्यादा समस्या होती है और बच्चों को भी स्कूल जाने में बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं, उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, पूरी गली में पानी ही पानी भर जाता है। तो आज हम अधिशासी अधिकारी से मिलने आए थे, अभियंता से, कि भाई वहां जेई वगैरह हो किसी को मौके पर भेज के हमारी समस्या का निस्तारण करें। क्या आश्वासन मिला आपको? इन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द आप लोगों से संपर्क करते हैं और वहाँ अधिकारियों को भेजने समस्या है कि बीच बीच में जो हमारे पुलाव जाते हैं सिंचाई के ओवरफ्लो हो जाते हैं और जलभराव की समस्या आ जाती है कुछ स्थानों पे। तो उस संबंध में हम एक बार निरीक्षण कर लेते हैं और जो भी इसका समाधान होगा प्रयास करते हैं इसका निस्तारण किया जाए। ऐसा तो रेगुलर तो नहीं रहता, वो कभी कभार ही होता, क्योंकि खेती जो हमारी नहर सिंचाई की नहर है, जब भी इसमें पानी चलता है उस दौरान कभी कभी होता है ओवरफ्लो। लेकिन हम इसको एक बार दिखा लेते हैं और जो भी इसका जो है समस्या का निदान करना है उसके लिए हम प्रयास करते हैं और जल्दी से जल्दी इसका निदान करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम? आपका? मैं प्रेमलाल नौटियाल, सिंचाई खंड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है अब अल्मोड़ा से, जहां जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आज पशुपालन विभाग के राजकीय चारा और बीज उत्पादन परिक्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें, उन्होंने देखा कि पहले दिए गए निर्देशों पर अब तक क्या काम हुआ और इसमें आगे क्या करना है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन गौशाला के काम को देखा और इसकी साइट पर भी जाकर अधिकारियों से कहा कि काम सही तरीके से और समय पर पूरा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह स्थान गौशाला के लिए उपयुक्त है और इससे निराश्रित गायों और आश्रय मिलेगा और साथ ही ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों की समस्या भी हल होगी। इधर डीएम ने जिला पंचायत के अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि गौशाला सही जगह पर ही बननी चाहिए और संसाधनों का पूरा उपयोग होना चाहिए। साथ ही उन्होंने नए चयनित स्थल पर भी निर्माण का नेट देखा, तैयार किया और साथ ही इसके जितने भी दस्तावेज उसे प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। देखिए, हमारे यहाँ एक काउशेड बन रहा है जो यहाँ निराश्रित जो हमारे पशु होते हैं, गायें होती हैं, उनको लाके रखा जाएगा। तो उसमें हमने एक स्पॉट देखा जो ऑलरेडी काम चल रहा है। एक स्पॉट हम नीचे और देख कर रहे हैं जहाँ फिशरीज को लैंड अलॉट हुई थी, उसके बगल में है, तो उसको भी हम साफ करा के देख रहे हैं कि हम वहाँ कितना एरिया कवर कर सकते हैं। सफिशिएंट स्पेस है हमारे पास यहाँ फार्म में। चारा प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, साथ में साथ हम निराश्रित गायों को भी फिर हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी में यही रखें। इससे फायदा होगा, एक तो उनकी केयर अच्छी हो जाएगी, दूसरा जो शहरों में इश्यूज आ रहे हैं पशुओं को लेकर वो भी हमारे कम हो जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है अब नैनीताल जिले से, जहां गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में जहां पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता खजान चंद्र गुड्डू ने चमरगुडा, अस्कोडा, रोतेड़ा और मंगोली जैसे दूरस्थ गांव का दौरा किया। बता दें, बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार समेत कई जनहित से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा। खजान गुड्डू ने लोगों की बात ध्यान से सुनी और कहा कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे और जहां तक संभव है मदद के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। कई ग्रामीणों ने स्थानीय मुद्दों पर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की। रैतोली और वगैरह टोटल आज क्षेत्र का भ्रमण मैंने किया, तो मैंने यहाँ पाया कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो खैर कई सालों से देख रहे हैं और काफी सालों से हम इन क्षेत्रों का भ्रमण किया। उम्मीद थी कि शायद जो की सरकार जो है
टावर की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर जब भी हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को कॉल करते हैं तो फोन पर वार्ता नहीं हो पाती, बड़ी समस्याएं यहाँ पर होती है। तो अभी मैंने जब ये भ्रमण किया तो मुझे लगा अब खबर विकासनगर से है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, इस घटना में 2 लोगों के शामिल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी नीले रंग की स्कूटी पर सवार थे। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई। सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने खुरहाल बॉर्डर और आसपास के इलाके में भी विशेष निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों को जल्द पकड़ना और इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इलाके के लोगों से भी अपील की गई कि संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दी जाए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मृतक के परिवार को न्याय दिलाना प्राथमिकता है और जांच पूरी तेजी से की जा रही है। पुलिस ने मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और अन्य तकनीकी सहयोगियों को भी तैनात किए हैं। इस घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। वहीं संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे कि जो हुलिया व्यक्तियों का और स्कूटी का हमें बताया गया था कि नीले रंग की स्कूटी है, उसके संबंध में घटना के तत्काल बाद से ही हमारे द्वारा जो है बॉर्डर में और थाना क्षेत्र के अन्य चौराहों पर हमारे द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। विशेष निर्देश है क्योंकि एक अपराध हुआ है, जैसा अपराध हुआ है तो उसमें विशेष निगरानी बढ़ाई जाती है और नियमित रूप से हमारे द्वारा, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर का क्षेत्र है तो चेकिंग तो लगातार हमारी की जाती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।